Hello everyone, good afternoon. यार लास्ट टाइम मैंने होमवर्क देना भूल गया तो आज सुबह दिया था, तो अभी तो होमवर्क कर नहीं पाओगे ना तुम लोग। ठीक है, तो अब आज मॉर्निंग में दिया था तो कर लो होमवर्क। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार देख लेंगे ना, जो भी डाउट वगैरह रहेगा वो डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग देखो अभी कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्टार्ट किए हुए थे लास्ट टाइम, तो उसको ही अभी आगे कंटिन्यू करना है। उसमें कुछ और चीजें करनी है। फिर हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे ना, वो भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ही एग्जांपल होगा। तो उससे पहले अब थोड़ा सा हम लोग कांस्टेंट एक्सीलरेशन में और कर लेते हैं। सपोज कोई पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है टाइम 0 पर, और किसी पॉइंट a को क्रॉस करता है टाइम 2 सेकेंड। किसी 2 सेकेंड पे वो क्रॉस करता है, जब a को क्रॉस कर रहा है तो उसकी स्पीड हो चुकी है। हाँ भावेश, आज कराऊंगा ना, वो कराऊंगा भावेश आज। तो जब पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा है तो उसकी स्पीड हो चुकी है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन यहाँ पे उसका कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से 0 स्पीड से वो चलना शुरू करता है। जब पॉइंट ए को क्रॉस करता है 2 सेकेंड बाद, तो उसकी स्पीड हो चुकी है 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ये इनिशियल स्पीड क्या है वो दी नहीं है, एक तरह से ऐसे समझ लो। और जब वो पॉइंट बी को क्रॉस करता है टाइम कुछ 5 सेकेंड पर, तो उसकी स्पीड हो चुकी है कुछ 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड। प्रॉब्लम देखो, सबको समझ आया क्या बोल रहा हूँ। एक पार्टिकल x इक्वल टू 0 ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है टाइम 0 पर विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और 2 सेकेंड पर वो पॉइंट ए को क्रॉस करता है। जब टाइम 2 सेकेंड था तब उसने पॉइंट ए को क्रॉस किया। पॉइंट ए पे उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़ी देर बाद वो बी पे पहुंचा। बी पे पहुंचा तब वॉच में टाइम कितना हो चुका है, 5 सेकेंड। ये किसका टाइम रिप्रेजेंट करता है, स्टॉप वॉच का। और उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है 2 से 5 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है। सरायु कैसे किया आपने? अनम्यूट करो खुद को और ये बताओ मुझे कैसे किया। सर हाँ d इज इक्वल टू 2 सेकेंड को इनिशियल पॉइंट लिया तो वहाँ का ओके, u इज इक्वल टू 10, अच्छा, और b को फाइनल लिया तो v इज इक्वल टू 30, और टाइम हाँ इज 3 सेकेंड। तो हाँ, वेरी गुड एक्सेलरेशन वेरी लिया गुड, हाँ और फिर ठीक है। फॉर्मूला से s। हाँ देखो, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं कि ए से बी तक का निकालना है, तो ए की स्पीड को u बोल दे, बी की स्पीड को v बोल दे, और ए से बी तक का टाइम कितना है, 3 सेकेंड। और हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए एक ये भी फॉर्मूला देखा हुआ है, एस इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी। ए से बी तक की जर्नी देख रहे हैं, तो ए पॉइंट पे जो स्पीड है 10 वो u हो गया, बी पॉइंट पे जो स्पीड है वो v हो गया बाय 2 इंटू ए से बी तक का टाइम कितना लेंगे, 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3, 60।
ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, बस मैंने इसलिए कराया कि आपके दिमाग में रहे कि कई बार हमें ये भी यूज करना पड़ सकता है ना, u प्लस बी बाई टू इंटू टी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलें क्या? नेक्स्ट देखो, हम लोग नेक्स्ट एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है विद एक्सेलरेशन जीरो, सॉरी विद इनिशियल स्पीड जीरो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और पहला डी डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगता है t1, अगला डी डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगता है t2, और नेक्स्ट डी डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगता है t3। तो हमें बताना है प्रूव दैट 1/t1 माइनस 1/t2 प्लस 1/t3। देखो अभी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन ऐसे इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, जो हम लोग प्रूव कर रहे हैं उस चीज की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको बताना है कि ये कुछ ऐसा आएगा, ये हमें प्रूव करना है। आपको इसी प्रूव करने वाले क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना देंगे, ये दे देंगे और ऑप्शन में एक ये ऑप्शन डाल देंगे, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन चेंज करके डाल देंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से एक पार्टिकल चलना शुरू करता है विद इनिशियल स्पीड जीरो से, और पहला डी डिस्टेंस कवर करने में t1 टाइम लगा, अगला डी डिस्टेंस कवर करने में t2, और नेक्स्ट डी डिस्टेंस कवर करने में t3 ना, वो ऐसे आगे जाता जा रहा है, हमने यहां तक कहीं देखा। तो ये टाइम आपस में कैसे रिलेटेड है उसको लेकर के पूछा गया है। प्रॉब्लम सबको क्लियर है? अब थोड़ी देर ट्राई कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। जिसका हो जाएगा वो बताएगा, तो फिर हम लोग अनम्यूट करके क्या मेथड किया है वो हम लोग सुन लेंगे। यस सर।
वेदांत अभी बोल नहीं रहा हूँ तो आवाज कैसे आएगी? अभी ये प्रूव करने के लिए दिया है ना, सबको टाइम दिया है सॉल्व करने को। प्रथमेश हो गया तेरा? प्रथमेश अनम्यूट करके बता क्या कर रहा है? सर v इक्वल टू u प्लस एटी लगा रहा हूँ। पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल। फिर से बोले एक बार, क्या बोले? v इक्वल टू u प्लस एटी लगाया पहले हाँ इंटरवल के लिए, फिर वैसा दूसरा, तीसरा, हाँ हाँ और फिर पूरा जर्नी का एक बार हाँ। मुझे मिल गया वो, फिर वो सब्ट्रैक्ट कर दिया और डाल दिया डायरेक्ट। आपको डिस्टेंस दी हुई है ना, v नहीं पता है तो डिस्टेंस को कैसे रिलेट किया? मतलब मितेन आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, थोड़ी रुक रुक अटक अटक के आ रही हो, नेट प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे। आवाज साफ नहीं आ रही क्या सबको? हाँ, प्रथमेश की नहीं आ रही है, प्रथमेश की नहीं आ रही है, वो उसका लाउ या तो वॉल्यूम कम कर रखा होगा इसने। वॉल्यूम बढ़ा भाई प्रथमेश थोड़ा। रुको सर। अभी आ रही है? हाँ अभी सही हुआ। हाँ, तो मैंने क्या किया, v इक्वल टू u प्लस एटी लगाया पहला हाँ इंटरवल के लिए, हाँ वैसा दूसरा और तीसरा हाँ से लगाया, और फिर पूरा एक जर्नी के लिए एक बार लगा दिया था। हाँ। बट तू फिर v वो को रिलेट कर रहा है, हमें तो इक्वल क्या दिया है, d दिया है ना। हाँ ना, तो देखो ना, पहले इंटरवल के लिए फाइनल वेलोसिटी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए d बाई टी वन। d बाई t1 हाँ yes, कुछ भी। d बाई टी वन ना। एवरेज वेलोसिटी हुई ना d बाई t1। हाँ देखो ना, पहले इंटरवल के लिए कि हाँ फाइनल वेलोसिटी, हाँ। तो फिर उससे हमें क्या आ गया, नहीं आदित्य, ऐसा d कुछ नहीं बाई दिया लास्ट में रेस्ट पे। और ये प्राइवेट चैट नहीं करो। ठीक है प्रथमेश, तो तूने फाइनल तेरा निकला कि नहीं पूरा सॉल्व करके, वो आया लास्ट तक? आया ना, मैंने ऊपर डाला ना, u प्लस ए टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो वो वैल्यू डाल के ऐसा आ रहा है, प्रूव हो जा रहा है ऐसे, या बस छोड़ दिया कि हो जाएगा? नहीं सर, आ गया डायरेक्ट। अच्छा ओके। और बताओ, और किसी ने किया कुछ? ये आंसर तो देख श्री दिया हुआ है ना, प्रूव करना है। प्रूव में क्या किया वो बताना है, कैसे किया। श्री बता रहा है, बता रही है कुछ? सर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो आएगा तेरा नाम v से पूछ अपॉन, रहा था, तू गर्ल है बॉय है, मैं तो कंफ्यूज था। लड़का सर लड़का, पूरा नाम क्या है तेरा? श्रीहरि, श्रीहरि ठीक है, गोपाल चंद्र। ओके ठीक है। हाँ तो बताओ कैसे किया। हाँ सर, तो v इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू d हाँ अपॉन t1 प्लस d हाँ। अपॉन t2 प्लस d अपॉन t3 अपॉन 3 अपॉन? अपॉन 3। नहीं, ये कौन सा तरीका है एवरेज का? वो जब सर इसमें टाइम इक्वल इक्वल होता है तब ऐसा करते हैं ना। या एवरेज का दूसरा तरीका है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये जो तूने तीनों जगह का एवरेज स्पीड निकाल के उसका एवरेज निकाल दिया, यहाँ का d अपॉन t1 मतलब यहाँ का एवरेज, फिर यहाँ का एवरेज d अपॉन t2, और फिर यहाँ का एवरेज d अपॉन 3 d t3, और सबका सम बाई 3, तो ये तो पूरा एवरेज का एवरेज कर दिया तूने कुछ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, कुछ और सोच फिर।
और बताओ, और किसी ने कुछ किया? करें फिर सॉल्व? बच्चों बोलो जल्दी, उठना है अभी। चलो ठीक है, फिर मैं अब करता हूं। तो देखो, इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या है कि कोई पार्टिकल यहां से चला है, इनिशियल स्पीड 0 विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और पहली डी डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लग गया था? t1। अगली डी डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लगा था? t2। और उससे अगली डी डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लगा? t3। हाँ, ये यूज करेंगे यहाँ पे ना। अब देखो, यहाँ पे एक चीज तो पहले ये बताओ, क्वेश्चन तो भी करते हैं। t1 बड़ा होगा, t2 बड़ा होगा या t3 बड़ा होगा? ये किस ऑर्डर में है? कौन सा सबसे बड़ा है इसमें? t1। हाँ ना, क्योंकि देख लो ये एक्सेलरेट करके जा रहा है ना, तो शुरू में धीमे चला होगा, शुरू में स्लो रहा होगा ना, स्लो रहा होगा तो पहला डी डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। फिर स्पीड बढ़ती जा रही है तो अगला डी डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगेगा, उससे अगला डी डिस्टेंस कवर करने में और कम लगेगा। एक्सेलरेट कर रहा है ना, लगातार स्पीड बढ़ रही है। श्रुति, कोई भी प्राइवेट चैट नहीं करो, उसमें मैं कुछ रिप्लाई नहीं करूंगा, सबको फिर समझ नहीं आता क्या बात चल रही है। तो अब देखो, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे स्पीड v1 हो गई है, इस पॉइंट पे स्पीड v2 हो गई है, और इस पॉइंट पे स्पीड v3 हो गई है। और इनिशियल पॉइंट पे स्पीड हमें पता है 0 है। यहाँ पे इनिशियल हमने 0 ले ली, यहाँ पे v1, यहाँ v2 और यहाँ v3। तो t1 टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लिख सकते हैं ना, u प्लस v1, मतलब 0 प्लस v1/2 इंटू t1। हम ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, u प्लस v/2 इंटू टी डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो पहले t1 टाइम के लिए हम लोग लगाएंगे t इक्वल टू 0 प्लस v1/2 इंटू t1। ये एक इक्वेशन हो जाएगी। फिर अगले वाले के लिए हम लगाएंगे d इक्वल टू t2 टाइम के लिए। जब t2 टाइम के लिए लगा रहे होंगे तो इनिशियल स्पीड अब v1 होगी और फाइनल v2 होगी, तो v1 प्लस v2/2 इंटू t2। और उससे अगले वाले t3 के लिए d इक्वल टू, हेलो सर। हाँ सर v को हम लोग d और t के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना सर? d और t के टर्म में? हाँ, स्पीड को। हाँ वही कर रहा है ना, देखिए वही लिखा गया है, v को हमने देख d और t के टर्म में ही लिखा है। ओके सर। डरा देता है यार अचानक से बोल के, पूछा तो कर एक बार अनम्यूट करने के लिए, हैंड रेज किया कर पहले। देखो भाई, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर हम देखेंगे तो ये इनिशियल स्पीड v2 होगी, ये v3 होगी ना, तो t3 टाइम में डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? u प्लस v/2 इंटू t3। सबको ये चीज क्लियर है, तीनों इक्वेशन? ठीक है बच्चों, क्लियर है ये रिजल्ट? अब देखो, अगर हम लोग इसमें इक्वेशन 2 में से, यहाँ पे देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 2d/t1 इक्वल टू v1, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हमने 2 को इधर लेके आए और t1 को नीचे लेके आए ना, तो 2d/t1 इक्वल टू आ गया v1। और ऐसे ही हम लोग इस वाले इक्वेशन से लिख सकते हैं 2d/t2 इक्वल टू v1 प्लस v2। अब अगर हम ये मान लो इक्वेशन 4 है और ये 5 है, तो अगर हम 5, ये 4 में से 5 वाला सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 1/t1, सॉरी 2d भी रहेगा ना, 2d कॉमन हो जाएगा, 1/t2 और 2d कॉमन रहेगा, इक्वल टू आ जाएगा -v2। ये सबको क्लियर है? 4 में से 5 वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की है।
देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 से हम ऐसे लिख सकते हैं 2d अपॉन में t3 को नीचे ले आए तो वो क्या हो जाएगा 2d अपॉन में t3, ये हो जाएगा v2 प्लस v3। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 6। तो आप देखो अगर हम लोग इसको पहले 6 मान लेते हैं और इसको 7 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 6 और 7 को अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, जब ऐड करेंगे तो इधर देखो इधर v2 प्लस v3 है और यहाँ पे माइनस v2 है, तो ऐड होगा तो इधर केवल क्या रह जाएगा v3 और इधर क्या आ जाएगा 2d कॉमन हो जाएगा। तो हमें यही चाहिए था ना टर्म 1/t1 माइनस 1/t2 प्लस 1/t3, तो ऐड होने पे ऐसा टर्म बन जाएगा 2d कॉमन हो गया 1/t1 माइनस 1/t2 प्लस 1/t3 इक्वल टू आ गया v3। सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब देखो अगर हम पूरे डिस्प्लेसमेंट को एक साथ लिखें, अब हमें देखो t1 प्लस t2 प्लस t3 का टर्म चाहिए प्रूव करने में, मतलब सारा टाइम एक साथ यूज करना है। तो अगर हम यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं 3d इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल स्पीड u फाइनल स्पीड v बाय 2 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3, सही है? तो देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं 3d अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा v3/2 आ जाएगा ऐसे। अब आप क्या करो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो ना, ये जो v3 है हमें v3 की वैल्यू यहां से इधर डाल देनी है ना, इस 2 को इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब आप क्या करो v3 की वैल्यू दोनों इक्वेशन से इक्वेट कर दो, v3 की वैल्यू इक्वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अब नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2d 1/t1 माइनस 1/t2 प्लस 1/t3 इक्वल टू 6d अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये 2d कट जाएगा 3 आ जाएगा तो हमारा ये 2 हो जाएगा 1/t1 माइनस 1/t2 प्लस 1/t3। तो सबको समझ आया क्या क्या किया हम लोगों ने? हम लोग देखो इसमें मेनली क्या किए हैं u प्लस v/2 हम लोगों ने यूज किया है और एक बार t1 टाइम के लिए यूज किया, एक बार t2 के लिए, एक बार t3 के लिए और फिर एक बार पूरे के लिए यूज कर लिया और उन्हीं इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दिया है। रजत देख अगर मैं पूरा यहां से लेकर के पूरा यहां तक देखूं, नहीं स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा फाइनल पॉइंट तक देखूं, मान लो इसको कुछ नाम देता हूं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगर मैं ए से डी तक पूरा देखूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बोलूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 3d बोलूंगा ना, और टोटल टाइम कितना बोलूंगा t1 प्लस t2 प्लस t3, और इनिशियल स्पीड ए पॉइंट पे कितनी है 0 और फाइनल पॉइंट पे डी पे कितनी है v3। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक साथ लिखा है ना पूरा ए से डी के लिए, पूरा ए से डी के लिए लिखा है, तो u प्लस v/2 इंटू टोटल टाइम बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबको क्लियर है ना अच्छे से क्या क्या किया है? अब देखो यार अब एकदम ऐसे ही सम तो मुझे भी अभी ध्यान नहीं है ऐसा, अब करना एकदम सेम टाइप का करने में मजा भी नहीं आएगा ना, थोड़ा अलग करते हैं ना। एक अब हम लोगों को करना है रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम अभी नहीं कराया है ना,
देखो एक तो इसमें कई बार क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम यूज होता है, तो पहले वो समझ लेते हैं वो क्या है। रिएक्शन टाइम देखो क्या होता है, जैसे मान लो आप स्कूटी से जा रहे हो, सामने कोई अचानक से आ जाता है, तो आप क्या करते हो, तुरंत ब्रेक लगाते हो। तो आपने देखा कि कोई आया है, तो वो देखने के बाद ब्रेक लगाने के बीच में थोड़ा टाइम जाता है ना। आप एक बार कोई चीज को ऑब्जर्व करते हो कि ऐसा करना है, और वो ऑब्जर्व करने और फिर उसको करने के बीच में भी थोड़ा टाइम जाता है। कोई भी आपने चीज को ऑब्जर्व किया, कोई एक्शन करना है, तो वो ऑब्जर्व करना और एक्शन करने के बीच में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो वो जो टाइम रहता है उसको ही हम नाम देते हैं रिएक्शन टाइम। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ टाइम टेकन बाय पर्सन टू परफॉर्म एक्शन आफ्टर seeing the need। लास्ट स्लाइड जल्दी लिखो पार्थ। हो गया पार्थ? पार्थ सिरोडे को पूछ रहा हूँ, सिरोडे ने लास्ट स्लाइड बोला था। तो अब देखो ये हमारा रिएक्शन टाइम हो गया। अब इसको देखो यूज करके कैसे प्रॉब्लम आते हैं। मान लो ऐसे दे दिया कि सपोज अपना चिंटू है और वो फरारी कार से जा रहा है और उसकी स्पीड है कुछ 50 मीटर पर सेकेंड। फिर चिंटू देखता है कि भाई अचानक से सामने कोई आ गया ना, कोई पर्सन आ गया, तो उसने देखा और देखने के बाद क्या होगा, वो ब्रेक लगाएगा। तो ब्रेक लगाने की वजह से रिटार्डेशन कितने का आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। और चिंटू का रिएक्शन टाइम कुछ मान लो 0.2 सेकेंड है। रिएक्शन टाइम ऑफ चिंटू 0.2 सेकेंड। तो चिंटू एक बार देखने के बाद कि सामने कोई आ गया है, कितनी डिस्टेंस कवर करके रुकेगा। रिटार्डेशन देख आयुष क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल इधर को जा रहा है यू स्पीड से और अगर उसका एक्सेलरेशन अपोजिट में होता है, तो उस एक्सेलरेशन को फिर हम रिटार्डेशन बोलते हैं ना। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होता है तो वो उसको कम करता है ना वेलोसिटी को, तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है आयुष, अगर एक्सेलरेशन, हाँ डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ना, इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। आयुष समझ आया क्या बोल रहा हूँ? तो क्वेश्चन देखो क्या है कि कोई पर्सन है, मतलब अपना चिंटू है, कार से जा रहा था 50 मीटर पर सेकेंड उसकी कार की स्पीड थी, और अचानक से उसने देखा सामने कोई आ गया है। चिंटू का रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड और उसने फिर ब्रेक लगाया। तब वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करके रुकेगा, हमें ये बताना है। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 260 निखिल बहुत ज्यादा नहीं आ गया? 260 वैभव का भी 260 सबके 260 आ रहे हैं। ओके ठीक है फिर देखते हैं। अब देखो इसमें हम लोग देखो इसमें कैसे सोचेंगे कि चिंटू अपना मस्त जा रहा था 50 मीटर पर सेकेंड से। फिर जैसे उसने देखा, अनम्यूट किसने कर दिया भाई? अनम्यूट तभी करो जब कोई डाउट हो। तिलक अभी म्यूट ही रख कर, कोई को कोई डाउट हो तब अनम्यूट करके पूछना। तो वो 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। अब जैसे उसने देखा कि भाई ब्रेक लगाना है, तो मान लो टाइम 0 पे उसने देखा कि ब्रेक लगाना है, तो ब्रेक लगाएगा कितनी देर बाद? वो उसने जैसे ऑब्जर्व किया कि ब्रेक लगाना है, लेकिन क्या तुरंत ब्रेक लग जाएगा? थोड़ा रिएक्शन टाइम उसका दिया है ना 0.2 सेकेंड। अगर क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम दिया है तो यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि जैसे देखा तुरंत ब्रेक लग गया। तो वो क्या होगा, थोड़ा आगे जाने के बाद ब्रेक लगा पाएगा। कितनी देर बाद ब्रेक लगा? 0.2 सेकेंड बाद ब्रेक लगा। तो 0.2 सेकेंड तक उसकी स्पीड क्या रहेगी? 50 रहेगी ना। अभी उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, जब तक ब्रेक नहीं लगाया तब तक स्पीड 50 है। और अब इसके बाद ब्रेक लगाए तो अब स्पीड कम होते होते फाइनली जाके रुक जाएगा। तो हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है। मान लो ये d1 है और ये d2 है, तो हमें पूरा d1 प्लस d2 का सम बताना है ना। तो हम देखो पहले यहां से यहां तक देखेंगे, d1 निकालना है। d1 वाली जर्नी को क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन? नहीं, यहां से यहां तक की जर्नी कैसी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली। हाँ, क्योंकि अभी ब्रेक नहीं लगा पाया ना। तो 50 मीटर पर सेकेंड से चलता रहेगा, तो 0.2 मिली सेकेंड में कितना चलेगा? d1 की वैल्यू हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। आप ऐसे भी बोल सकते हो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a 0 है इस पार्ट का, तो बस ut रह गया। तो ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर। फिर अब हम नेक्स्ट निकालेंगे d2। d2 के लिए क्या होगा? अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ चुका है ना, d2 के लिए एक्सेलरेशन आ गया है। तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे? हमें देखो क्या क्या पता है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, रिटार्डेशन पता है। रिटार्डेशन कितने का है? अपोजिट में एक्सेलरेशन है 5 का। तो हमें d2 निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, हाँ v स्क्वायर वाले में रख देंगे। इनिशियल स्पीड हम बोलेंगे +50, फाइनल स्पीड 0, एक्सेलरेशन -5 ना, क्योंकि वो निगेटिव डायरेक्शन में है। और इसमें रख देंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल 0, इनिशियल 50 प्लस 2 -5 इंटू डिस्प्लेसमेंट d2। तो ये आ जाएगा 10 d2 इक्वल टू 50। तो ये कितना आ जाएगा? 5। ये क्या आया? ये 50 का स्क्वायर था, सॉरी यहाँ 50 का स्क्वायर था। तो यहाँ आ जाएगा 250। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम बोल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? d1 प्लस d2, टोटल आ जाएगा 260। ठीक है, तो सबको समझ आ गया ना? रिएक्शन टाइम अगर दिया रहेगा तो रिएक्शन टाइम को हम ऐसे यूज करेंगे,
नहीं दिया रहेगा तो हम मानेंगे तुरंत हो गया ना उसका रिएक्शन टाइम, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो 0 मान लें। क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग, क्वेश्चन नोट पहले जरूर से किया करो ना, बाद में रिवीजन के टाइम में दिक्कत आती नहीं। जल्दी नोट कर लो भाई। आयुष इनिशियल वेलोसिटी देखो किधर है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। रिटार्डेशन जब होता है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट रहता है। इसने अनम्यूट कर लिया। अबे भूतड़ा क्या कर रहे हो, म्यूट रखो भाई, आवाजें आ रही हैं। एक तो अनम्यूट किए फिर ऊपर से तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हो। ठीक है, ये भी डन हो गया ना, नोट हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। नहीं, इसके ये होने के बाद फिर हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालू, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। थोड़ा कलर वलर चेंज करके लिखा जाए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का क्या मतलब हुआ? अगर मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड और एक बोला डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड और एक में बोला गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ सही है। देखो अबे अभिषेक क्या बता रहे हो? एन मतलब इनन्यूमेरेबल। अबे कौन सा तुम हाई फाई इंग्लिश लगाने लग गए? नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम लोग। देखो बच्चों, एन सेकेंड का मतलब होता है कि 0 टू n सेकेंड, और अगर बोला जाए nth सेकेंड तो इसका मतलब होता है n-1 टू n सेकेंड। nth का मतलब हुआ कि n-1, उससे जो पहले वाला 1 सेकेंड है वहां से अगला 1 सेकेंड की बात। जैसे मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, अगर मैं कहीं पे बोलूं डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड निकालो, आप क्या निकालोगे? आप पूरा 0 टू 5 सेकेंड का निकालोगे ना, 0 टू 5 सेकेंड का निकालोगे। लेकिन अगर बोला जाए डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, अगर बोला जाए 5th सेकेंड का निकालो, तो 5th का मतलब होता है 4 सेकेंड और 5th सेकेंड, 4 और 5 सेकेंड के बीच का जो है उस वाले 1 सेकेंड में कितना हो रहा है ना। 4 सेकेंड के बाद वाला जो 1 सेकेंड है उसको बोलोगे ना 5th सेकेंड। तो 4 टू 5 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोलोगे 5th सेकेंड। 4 सेकेंड के अगला वाला सेकेंड को क्या नाम देंगे? 5th सेकेंड। सबको क्लियर है? n सेकेंड और nth सेकेंड में डिफरेंस क्लियर है सबको? पीछे देखो हमने जो अभी फॉर्मूला देखा था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो क्या रहता है? n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, t सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट इन जीरो टू टी सेकेंड। जितने सेकेंड का डालोगे उतने सेकेंड का, 0 से उतने सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट दे देगा। लेकिन अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? केवल एक पर्टिकुलर nth सेकेंड का।
ना, हमने बोल दिया 5/5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो वो क्या होगा? हाँ सर, आयु इंटू ए भी रहेगा। तो अब देखो हम लोगों को ये कैसे निकालेंगे ना, इसका हम लोग इसका डेरिवेशन देखने जा रहे हैं ना। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल u स्पीड से चलना शुरू किया टाइम 0 पर, और टाइम n-1 सेकेंड पे कहीं यहाँ पहुंचा हुआ है, और टाइम n सेकेंड पे कहीं यहाँ पहुंचा हुआ है। तो हमारा nth सेकेंड मतलब कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है? यहाँ से यहाँ तक का ना, nth सेकेंड मतलब यहाँ तक का। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो आप यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हो। n-1 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी और n सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी ना। ये मान लो पॉइंट A है, ये B है और ये C है। अब मुझे केवल क्या चाहिए? B to C का डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कैसे निकालूंगा B to C का डिस्प्लेसमेंट? एक तो तरीका है कि पूरा n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालूं और उसमें से n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कम कर दूं, तो ये हो जाएगा हमारा nth सेकेंड का। ये हमारा पूरा है n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा है A to C तक का जो है ना, ये पॉइंट A से C तक जो है वो पूरा n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, और B to C ये हमारा nth सेकेंड है का डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम पूरा ये डिस्प्लेसमेंट निकालें, ये निकालें और सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये आ जाएगा। या फिर ये कर सकते हैं, यहाँ की स्पीड पता है, यहाँ की स्पीड पता है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, तो इन u + v/2 इंटू टी कर दे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, कोई सा भी हम लगा सकते हैं। तो मान लो हम लोग ये वाला लगा लेते हैं ना, u + v/2 इंटू सी। अगर हम b to c का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, हम यहाँ पर B से C तक का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 + v2/2। B से C तक का टाइम कितना है? 1 सेकेंड ना। ये सबको चमका भाई, क्या बोला मैंने? अब देखो v1 की वैल्यू कितनी बोलेंगे? v1 की वैल्यू कितनी बोलेंगे यहाँ पर? v = A से B तक के लिए अगर हम v = u + AT लगा दें, तो v1 = क्या हो जाएगा? v1 = u, ये इनिशियल स्पीड कुछ u है ना, तो u + AT1। तो ये v1 की वैल्यू सही है, सबको क्लियर है? और ऐसे अगर हम पूरा A से C तक का देखेंगे, तो v मतलब v2, C पॉइंट का स्पीड ना, = u + ये टाइम हमें रखना था ना, टाइम यहाँ पे वैल्यू कितनी डालेंगे टाइम की? n-1 सेकेंड, और यहाँ पे पूरा n सेकेंड। ये सबको समझ आया ना? ये n-1 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी है, तो v = u + AT में टाइम n-1 सेकेंड डाल देंगे, और ये n सेकेंड पे वेलोसिटी है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे, तो इनिशियल स्पीड u और फाइनल स्पीड v, और टाइम कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक का n, तो वो डाल देंगे यहाँ। अब v1 v2 आ गया, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे डालो, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो ना। हमें क्या करना है? दोनों का ऐड करके बाई 2 करना है। ये 1 है, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? s nth = v1 + v2, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2u + हाँ यूज अनम्यूट करके पूछो, डाउट क्या है? an। सर वो टाइम n कैसे आया सर? आप देखो v2 निकाल रहे हो ना, v2 मतलब कहाँ की वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, v2 मतलब आप इस पॉइंट की वेलोसिटी, C पॉइंट की वेलोसिटी निकाल रहे हो ना।
तो अब सी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लो, तो अब जर्नी कहाँ से देखोगे? बी टू सी भी देख सकते हो, ए टू सी भी देख सकते हो, तो आपने कौन सा चूज किया? आपको यहाँ की वेलोसिटी पता है ना, हाँ यहाँ की पता है u, तो हमने ए से सी तक का चूज किया, तो उसके हिसाब से हाँ इनिशियल स्पीड u हो गई है, और टाइम कितना होगा ए से सी तक का पूरा एन एन हाँ तो समझा सर। u प्लस 80 लगा। पापा के मम्मा किधर है? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? धैर्य, तू भी म्यूट कर ले भाई, जब कोई डाउट हो तभी अनम्यूट करो। ठीक है, देखिए v1 प्लस v2 बाई 2 कर दिया यहाँ पे ना, ये ऐड कर दिया मैंने ना, ये v1 प्लस v2 बाई 2 कर दिया है, u और u ऐड होके 2u हो गए, an आ गया, an माइनस 1 आ गया, और ये साथ में बाहर 1 मल्टीप्लाई रहेगा ना, यहाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है, लेकिन अभी अभी लिख के रखते हैं, बाद में हटा देंगे। अब ये कितना हो जाएगा देखो, इन दोनों से a कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं अगले अब स्लाइड पे लिख देता हूँ, एस, ये एस एन एच हो जाएगा, टू यू प्लस ए कॉमन कर लिया तो n प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू बाहर क्या है 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें 2u बाई 2 अलग कर लेते हैं और ये इसको अलग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2u बाई 2u प्लस a 2n माइनस 1 इंटू 1 सेकेंड, तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे u 1 प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 इंटू 1। देखो यहाँ पे ये 1 सेकेंड जो था वो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ना, अब इस 1 सेकेंड को अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो न्यूमेरिकली ये गलत नहीं है, लेकिन अगर डायमेंशनली देखूंगा और 1 सेकेंड को नहीं लिखूंगा तो डायमेंशन वाइज ना, यूनिट वाइज ये गलत दिखेगा। अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिख देता हूँ, एस एन एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, देखो हम 1 लिखते नहीं है, हम ऐसे ही ध्यान रखते हैं फॉर्मूला, लेकिन इसमें साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 मल्टीप्लाई है 1 सेकेंड। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये किस चीज की यूनिट होगी, ये क्या है u है ना, u की यूनिट कितनी आएगी, मीटर पर सेकेंड ना, u की यूनिट मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखो एक्सेलरेशन है और ये टाइम वाला टर्म है, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ ऊपर सेकेंड है, तो फिर यहाँ पे भी कितना बचेगा, मीटर पर सेकेंड बचेगा ना यहाँ पे भी ना, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका सेकेंड, तो इस सेकेंड स्क्वायर का एक सेकेंड कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड, तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में। बट ये आप क्या निकाल रहे हो, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे इधर यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर, और इधर क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब अगर 1 सेकेंड मल्टीप्लाई रहेगा तभी ना वो मीटर पर सेकेंड का सेकेंड कट होगा और यूनिट बैलेंस हो पाएंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, अगर आपने 1 नहीं लिखा है तो ये मैथमेटिकली सही है बट डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना, अगर आप ऐसे 1 मल्टीप्लाई करके रखोगे तब ये डायमेंशनली भी सही रहेगा। सब कुछ हमका ना, बस आप फॉर्मूला याद रखो, अगर कोई पूछे तो बता दो कि यहाँ 1 मल्टीप्लाई है, हमने दिखाया नहीं है। कोई डाउट पूछ रहा था, 1 मिनट, क्या डाउट था, ऊपर चला गया। यू टी, यहाँ देखो कहीं पे भी हमने टी नहीं लिखा है ना, टाइम को एन लिखा है, ये बाकी ये प्लस है, हर जगह ये प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये टाइम यहाँ एन से रिप्रेजेंट किया गया ना, हर जगह ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाला है,
ये ध्यान रखना कि ये एस nth क्या है, डिस्टेंस है nth सेकंड का या डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखना ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो फिर वो हम बोल सकते हैं यही डिस्टेंस भी होगा, अगर रिटर्न हुआ है तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एस nth क्या है, डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्टेंस नहीं। पिछला वाला स्लाइड अभी लिखना होगा ना, ये लिख लिया या लिखना है? हाँ तो ये लिख लो पहले, फिर वो वाला लिख। अब इस पे एक बेसिक सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू करेंगे। सपोज कोई पार्टिकल चलना शुरू करता है विद स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड और उसका डी एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by particle in 5th सेकेंड। केवल 5वें सेकेंड का हमें डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 18। चलो अब हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जब ये चला है तो इसकी वेलोसिटी देखो कि पहले सोचोगे कि जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ये रिटर्न आना शुरू होगा ना वेलोसिटी 0 होने के बाद। तो आप देखोगे कि कब वेलोसिटी 0 होगी, तो आप v इक्वल टू यू प्लस 80 में डाल दोगे ना। यहाँ पे u को क्या बोलोगे, u जो होगा फॉर्मूले में वो +9 होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। और एक्सेलरेशन क्या हो रखा है, -2, क्योंकि वो निगेटिव एक्स एक्सिस में है। और फाइनल वेलोसिटी 0 है। टाइम निकालना है हम ना, हम ये देख रहे हैं कि ये कब रुकेगा, क्योंकि उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80 में डालेंगे, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 9 है, एक्सीलरेशन 2 है, तो इससे टाइम आ गया 4.5 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 4.5 सेकेंड। तो इसका मतलब कहीं यहाँ पर t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहीं यहाँ रहा होगा। तो आधे सेकेंड में यहाँ आया है, फिर अगले हाफ सेकेंड में वापस उल्टा चला जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जैसे जैसे कोई चीज आगे को आती है वैसे ही पीछे को भी जाती है ना। तो अगर अगले हाफ सेकेंड में यहाँ आया है तो जब रिटर्न होगा तो अगले हाफ में वापस फिर यहीं आ जाएगा। तो जब t इक्वल टू 5 सेकेंड होगा तो वो वापस से इस पॉइंट पे आ चुका होगा।
मान लो हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं P, इसको Q और इसको R। तो ये जो P और R वाले पॉइंट होंगे वो सेम पॉइंट होंगे ना, जितना आधे सेकंड में आगे गया होगा उतना ही लौट आएगा। तो अगर हम nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालें तो वो 0 मिलेगा आपको। आप देखो यहाँ निकाल के देखो, 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, U कितना बोलोगे +9, A कितना है -2, और हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना है 5th सेकंड का, तो U + ½ A 2n -1, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दिया ना। डिस्टेंस तो हमेशा प्लस में ही बताते हैं ना, डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड होता है ना। पूछो डाउट आयुष, क्या बोल रहे हो? सर हाँ जो ये फॉर्मूला है एस nth टर्म के लिए, nth के लिए, हाँ तो सर वो तो डिस्प्लेसमेंट का है ना सर? हाँ, तो देखो ये तो सर डिस्प्लेसमेंट से, देखो डिस्प्लेसमेंट इससे आ रहा है कि नहीं, हमने देखो फिगर में समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, और हाँ देखो फॉर्मूले से आया ना 0 डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू डालो, देखो आ रहा है ना हाँ सर, 5th सेकंड का। हाँ हमको क्या चाहिए? ठीक है सर। डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ये जो P ओके, से Q गया प्लस Q से आ रहा है, वो प्लस में होगा ना। तो हम Q से R तो का सर फिर निकालेंगे और Q से R का निकाल के डबल कर देंगे। तो हम सर ये डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं यार, यही तो समझा रहा हूँ। अगर देख सीधे लाइन में जा रहा है, अगर वो रिटर्न नहीं आया है, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात होती ना, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो आप यूज कर सकते हो। हाँ लेकिन अगर रिटर्न आ ओके गया सर। तो फिर डिस्टेंस देखो 0 नहीं है ना, हम्म, डिस्टेंस तो आगे गया फिर पीछे आया, तो PQ + QR है ना डिस्टेंस, और फॉर्मूले हाँ से डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ रहा है, हाँ ठीक है सर, तो ये हमारा हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके, हाँ आयुष, ये आपको इसने हैंड रेज किया, श्रेयस, हाँ बोलो। अब देखो सर हम हाँ सर हम अगर एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव ही ले तो डिस्टेंस के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव लें, हाँ सर, मतलब डिस्टेंस के लिए। तो और U क्या लोगे फिर? सर यू तो 9 ही लेंगे, पर एक्सेलरेशन सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, करके देख, ऐसा नहीं आएगा। देखो इसमें, अब देखो अगर हम Q से R की जर्नी देखें, तो Q से R की जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड कितनी आएगी? श्रेयस देख, अभी ये Q से R कैलकुलेट करूंगा तो देखो उसमें U 0 लेने पे आएगा, तो U 9 ले रहा है, तो कैसे सही होगा? Q से R के लिए अभी मैं कहां से कहां तक की जर्नी देख रहा हूँ, Q से R तक की, यहाँ से यहाँ तक की। तो इनिशियल स्पीड कहाँ की लूंगा? क्यू ये की। यहाँ की ना, Q की। Q मतलब यहाँ रुक गया है ना 0, और पीछे को हाँ जा रहा है, पीछे को जा रहा है। एक्सीलरेशन कितना बोलूंगा? -2। म्यूट कर लो ना, आवाज आ रही है अभी, सब डिस्टर्ब हो रहे होंगे। A कितना हो जाएगा? -2। और टाइम कितना लेंगे Q से R के लिए? Q से R का टाइम कितना होगा? Q से R का टाइम ना, यहाँ से यहाँ तक का ½ सेकेंड है P से Q का, फिर Q से R का भी हाफ सेकंड। ½ सेकेंड, तो ½ सेकेंड ले लेंगे। अब हम लोग UT + ½ AT² में डाल के ½ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। S = U 0 है तो UT वाला टर्म 0 हो जाएगा, +½ AT²। Q से R स्ट्रेट लाइन है ना, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट निकाल के वही डिस्टेंस बता देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस में ये कट जाएगा 0.25 मीटर। ये 0.25 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो जितना ये पीछे को गया होगा 0.25 मीटर, अगर ये पीछे को गया है तो वापस इधर P से Q भी वो कितना आगे को आया है? 0.25 मीटर। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड फिर कितनी आ जाएगी? नहीं, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी आ जाएगी? 2 × 0.25। डिस्टेंस केवल प्लस में बताते हैं ना, माइनस जो यहाँ आया है वो डायरेक्शन बता रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि वो निगेटिव डायरेक्शन में गया है डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो हमें बताना नहीं है ना, डिस्टेंस बताना है। सबको समझ आया क्या बोल रहा हूँ?
बच्चों सबको समझ आया? आपने 18 निकाल के बताया था उस टाइम पे डिस्टेंस, देखो ये तो बहुत कम आया है। तो क्या मचा दिया था तुम लोगों ने? 18 कैसे निकाल दिया था? फिफ्थ सेकेंड का निकालना था ना, 5 सेकेंड का तो नहीं निकाल रहे थे तुम लोग? जीरो टू 9 में आएगा, 0 to 5 का है। समझा नहीं मैं तुम क्या बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा अभी ये समझ आ गया ना सबको कि क्या बता रहा हूँ यहाँ पर? इसमें किसी को कोई डाउट है? और ये बताओ तुम लोग का टेस्ट वगैरह, अभी जो टॉपिक हो गया उनका टेस्ट वगैरह भी लगाना था, तो कब टेस्ट रखा जाए? एक एक टॉपिक करके ले लिया जाए, वेक्टर, कैलकुलस। कुछ लोग तो जो नए होंगे वो चाहे तो अभी नहीं देना, जिन्होंने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की होगी पूरी कैलकुलस और वेक्टर की, पर जिन्होंने कर ली होगी वो तो दे सकते हो। तो इस वीक लगाया जाए या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे लगाया जाए? पहले कौन सा लगाया जाए, कैलकुलस या वेक्टर? मेरे हिसाब से पहले कैलकुलस लगाओ, पहले वही हुआ था ना कैलकुलस। पहले कैलकुलस किया था तो अपन पहले कैलकुलस ही कर लेते हैं। तो अभी इस संडे तो नहीं लगाता हूँ क्योंकि तुरंत जल्दी हो जाएगा, 2 दिन पहले ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट संडे को फिर कैलकुलस का लगाता हूँ ना। टेस्ट आपका ऑनलाइन ही होगा ऐप के थ्रू, या फिर आप अपने लैपटॉप वगैरह से भी दे सकते हो, लिंक वहां पे उसमें डालना रहेगा तो उससे भी चलेगा। ठीक है ना, तो फिर मैं नोटिस डलवा देता हूँ ना, इस संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे को टेस्ट रहेगा। और एक चीज और थी, जिनके एग्जाम थे कुछ लोगों के बोर्ड के, उनको थोड़ा ये था ना, रिलैक्सेशन चाहिए था। हाँ आयुष बोलो। सर मेरे को है ना वेक्टर्स में डाउट था सर, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लोगे क्या सर? वेक्टर के डाउट किए तो मैंने डिस्कस, वेक्टर डाउट का एक मैंने वो रिकॉर्डिंग भी डाला हुआ है, वो देखा क्या तूने? सर मेरे को नहीं मिला सर। असाइनमेंट रिकॉर्डिंग नहीं मिला? नहीं सर। ठीक है, तो मुझे वो व्हाट्सएप पे बताओ तो मैं उस पे लिंक सेंड कर देता हूँ ना। वो हम लोगों ने ठीक है क्लास सर। लगाया था, एक्स्ट्रा क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग है, तो वो देख लो, फिर जो बचेगा वो पूछ लेना। और आज ओके भी सर। क्लास के बाद वो अपनी कुछ बात हुई थी ना, कुछ पढ़ाने को था, मुझे याद नहीं, थर्सडे को याद है कुछ बोला था मैंने। आज क्या हमने बात की थी क्लास के बाद, क्या बताना था? इंटीग्रेशन। आज की बात हुई थी ना इंटीग्रेशन की, मैंने कुछ लोगों को वो भी भेजा था मैसेज कि हाँ थर्सडे को करेंगे। तो उस दिन क्या बात हुई थी, मैक्सिमा मिनिमा या इंटीग्रेशन की? मैक्सिमा और मिनिमा सर। अ, अच्छा ठीक है, क्लास के बाद एक बार अभी हम लोग देखते हैं ना। क्लास के बाद मैं ग्रुप पे एक मीटिंग आईडी भेजूंगा, इस वाले मीटिंग आईडी से नहीं ना, अलग मीटिंग आईडी भेजूंगा। और उसमें फिर हम लोग अभी जिनको डाउट्स वगैरह होंगे या जो भी टॉपिक थोड़ा बहुत नहीं हुआ होगा, वो संडे को बात हुई थी वो करा दूंगा। टेस्ट इस संडे छोड़ के अगले संडे को रहेगा। और टेस्ट का नोटिस जो होगा ग्रुप पे मैं डलवाऊंगा ना। टेस्ट का नोटिस ग्रुप पे आएगा, कैलकुलस का टेस्ट होगा, ऑनलाइन रहेगा, आप अपने टैब से या लैपटॉप से दे सकते हो। अभी इस क्लास के जस्ट बाद मैं ग्रुप पे एक लिंक डालूंगा, एक मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेजूंगा, उसको ज्वाइन करके हम लोग कुछ वो पॉइंट रह गए थे, वो कुछ इंटीग्रेशन में कुछ बच्चों ने बोला था वो कराऊंगा।
और वो था कुछ बच्चों का बोर्ड का रिलैक्सेशन चाहिए था, तो बोर्ड के लिए तो मेरे हिसाब से आपको टाइम तो बहुत ज्यादा मिल गया, आप फिर से प्रिपरेशन के लिए लीव थोड़ी चाहिए होगी। सब ने कहाँ बोर्ड कब होना था, अभी कहाँ जुलाई आ गया, तो टाइम तो सबको मिल चुका है ना, अभी और चाहिए टाइम तुम लोग को प्रिपरेशन के लिए। जब एग्जाम होगा मेरे हिसाब से बस उस टाइम पर तुम लोग को छुट्टी दे देंगे। प्रांजल है तू? प्रांजल, प्रांजल ही मेन बोलने वाली थी। प्रांजल लेक्चर अटेंड कर रही है क्या? प्रांजल है तो बता क्या बोल रही है, अनम्यूट करके बोलना। प्रांजल ये लेक्चर लगा के सो गई क्या? हाँ करवाऊंगा, श्रेयस करवाऊंगा, डाउट्स भी कराऊंगा, थोड़े डाउट करा के फिर पढ़ा दूंगा। 2 से 10 तक बोर्ड है। बोर्ड के टाइम तो तुम लोग को छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले क्यों छुट्टी लेना चाह रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग इतने दिन तैयारी कर चुके हो, अब कितना तैयारी करोगे? इतना ऑलरेडी डिले एग्जाम हो रहा है तुम लोगों का, रिवीजन तो थोड़ा थोड़ा करते चलो। सब कर रखा है तुम लोगों ने, थोड़ा सा सिलेबस है, 5 दिन पहले से छुट्टी। अरे बाप रे, कुछ याद नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं जिंदगी में। तो या तो अपन ऐसा करते हैं, 6 डे की जगह क्लासेस थोड़े कम कर देते हैं, और डेली 2 की जगह बीच में 2-1 जो चल रहा है तो वैसे कर देते हैं, और थोड़े कम दिन कर देते हैं, क्योंकि बाकी लोग एकदम ही बोर हो जाएंगे, जिनका हो गया वो क्या ही करेंगे फिर। हाँ, एग्जाम जिस टाइम पे रहेगा 2 से 10, उस टाइम पे दे देंगे छुट्टी। दो से 10 में हम लोग फिर देखते हैं, प्लान करते हैं, आगे पढ़ने की जगह कुछ और कर लेंगे, उसके लिए थोड़ा अलग प्लान कर लेते हैं, कुछ ना थोड़े अच्छे क्वेश्चन वगैरह लगा लेंगे 2 से 10 के बीच में, क्लासेस कम रखेंगे और अच्छे सम सॉल्व कर लेंगे बीच में उस टाइम पर, आगे नहीं करेंगे। हाँ, डाउट वगैरह भी लगा लेंगे उस टाइम पर। तो चलो फिर अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखो हम लोग ये कर रहे थे, फिर ये बताओ जो आज अपनी क्लास की बात हुई थी इंटीग्रेशन की, फिर वो 2 से 10 के टाइम पे ही करा देंगे जब खाली रहेंगे हम लोग, तो तुम लोग भी बोर हो रहे होगे, मैं भी बोर हो रहा। तो जिनके जिनके जो भी ऐसे कैलकुलस वेक्टर जो भी इस टॉपिक में दिक्कतें रहेंगी, अपन 2 से 10 के बीच में क्लास लगा के डिस्कस कर लिया करेंगे। हाँ, उसके पहले टेस्ट है, तो ठीक है, अभी क्लास के बाद एटलीस्ट डाउट तो ले ही लेता हूँ, कैलकुलस के जो भी डाउट है सबके। ठीक है, एक बार क्लास के बाद मिलते हैं, फिर एक बार उसमें डिस्कस करते हैं ना, एक्स्ट्रा लेक्चर में क्या करना है। 3:30 पे मैं लिंक डालूंगा एक नए आईडी और पासवर्ड की, उससे ज्वाइन कर लेना ना। अब हम लोग देखो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी लिखने के टाइम तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, स्पेलिंग सही है कि डबल आई तो नहीं है। तो अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में
जैसे हमने कोई भी चीज को मान लो ऐसे ऊपर फेंका, तो जब ये ऊपर जाता है इस पे फोर्स कौन सा लग रहा होता है? इसका वेट नीचे को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना आपने ये देखा होगा कि जैसे ये अर्थ है जिसका मास m है और इस पे कोई पार्टिकल आपने ऊपर फेंका m मास का, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, कितना फोर्स लगता है? जी m बाय r स्क्वायर। अगर आपने स्लोली मतलब ज्यादा स्पीड से नहीं फेंका है ना, ज्यादा स्पीड से अगर नहीं फेंका तो ये जो हाइट रहेगी वो बहुत कम रहेगी, h जो होगा r से बहुत कम होगा। तो आप लगभग h प्लस r को क्या लिख सकते हो? तो उस टाइम पे r प्लस h को r ही लिख सकते हो ना। अगर ये r के करीब कितना होता है? 6500 किलोमीटर। ये जो r होता है करीब 6300 किलोमीटर होता है कुछ। अब आप मान लो पत्थर ऊपर फेंकोगे, यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी में हम यही करते हैं, पत्थर ऊपर फेंकते हैं। अब कोई कितना भी स्ट्रांग बंदा ले आए उसको बोले पत्थर फेंको तो कितना ऊपर फेंक देगा? 200-400 मीटर ऊपर। अब 200-400 मीटर ये 6300 किलोमीटर में ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? समझो ना, वो तो वो लगभग वही बना रहेगा। तो हमेशा जो फोर्स लग रहा होता है अर्थ का, ये वाला पार्ट उसका कांस्टेंट ही रहता है। तो इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं जी। तो हम बोलते हैं यहाँ पे ऐसे कि अर्थ की तरफ फोर्स लग रहा है, अर्थ कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं? जी इंटू एम, जिसको हम बोलते हैं एम जी। तो ये जो फोर्स से खींच रहा है इसी को हम नाम देते हैं वेट। तो वेट क्या रहता है? फोर्स रहता है जिससे अर्थ अपनी तरफ खींचता है। एम इसमें मास है और जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जी की जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट हमेशा न्यूटन में होगा। हम देखो डेली लाइफ में बोलते हैं कि भाई कोई भी आदमी का वेट इतना है, तो वेट को केजी में बताते हैं, बट वो एक्चुअल में मास होता है ना। वेट हमेशा न्यूटन में होता है ना। ये जितना ये इतने टर्म को हमने स्मॉल जी बोल दिया है ना, तो ये जी इंटू एम हो गया है, एम जी। हाँ, सॉल्विंग के टाइम पे हम लोग सिंपल बनाने के लिए इसको 10 भी लेते हैं। जरूरत के हिसाब से देखेंगे ना, ऑप्शन देख के कई बार समझ आता है, कई बार बाकी वैल्यूज देख के समझ आता है कि 10 ले या 9.8। तो अब देखो जब भी हम कोई चीज को अर्थ के अंडर में ऐसे फेंकते हैं तो उसपे नीचे को फोर्स लग रहा होता है। पत्थर अगर ऊपर जा रहा है, अभी उसके जाने का डायरेक्शन ऊपर है, तो फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे। और जब वो नीचे आ रहा होगा तो भी फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे ना। ऐसा तो होता नहीं कि ऊपर जाने के टाइम नीचे को फोर्स लगेगा और नीचे आने के टाइम ऊपर को लगेगा। फोर्स का हमेशा डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड होगा ना। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा नीचे को होगा। अर्थ हमेशा डाउनवर्ड ही पुल कर रही होगी। मतलब कई बार मैंने ऐसे देखा है, कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि नीचे जाने के टाइम पर, सॉरी ऊपर जाने के टाइम पर नीचे को लग रहा है और नीचे आने के टाइम ऊपर लग रहा है ना। ऐसा नहीं होता, नीचे आने के टाइम पे भी नीचे लग रहा है और ऊपर जाने के टाइम पर भी नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे को होगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देखो जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है, हाँ वही उज्जवल ना, अभी ज्यादा हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, उस टूवर्ड सेंटर होता है। बट अभी हम तो यही मान के चलेंगे अर्थ फ्लैट सरफेस है और ऐसे उसकी तरफ लग रहा है ना। अभी हमें ये सब नहीं देखना है अभी इतना। अब देखो हम जो अपना साइन कन्वेंशन बनाए उसमें क्या रहता था? ऊपर को जो भी होगा वो प्लस में होगा और जो भी नीचे को होगा वो माइनस में होगा।
तो इसके अकॉर्डिंग जी का साइन हमेशा क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन हमेशा क्या आना चाहिए, निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव आना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज होना चाहिए। क्योंकि जो साइन कन्वेंशन होता है वो हम अपने हेल्प के हिसाब से लेते हैं ना, हमने ये साइन कन्वेंशन बनाया है। आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो, निगेटिव ऊपर ले लो, पॉजिटिव नीचे, तो फिर वो जो बोलेगा वो प्लस में बोलेगा। बट हम लोग बार बार चेंज नहीं करेंगे, हम फिक्स रखेंगे ना, ताकि एक बार बोलें तो तुरंत समझ आ जाए। हमारा साइन कन्वेंशन में हमेशा ऊपर को प्लस होगा और नीचे को माइनस होगा। कभी कभी अगर जरूरत हुई तो चेंज करेंगे, नहीं अदरवाइज हम मोस्टली यही लेके चलेंगे, ऊपर को प्लस नीचे को माइनस, और जी हमेशा नीचे को होगा। जी अगर हमेशा नीचे को है तो हमेशा हम उसको माइनस में ही डालेंगे। तो चाहे पत्थर ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, जी हमेशा हम माइनस में डालेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है, जी हमेशा नीचे को ना, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। जो नॉर्मली आप 10th तक आपने साइन कन्वेंशन यूज करते हो, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, जब पत्थर ऊपर आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे जी निगेटिव है और वी जो है वो पॉजिटिव है। स्कूल में हम ऐसे करते थे, और जब नीचे जा रहा होता था दोनों को प्लस में लेते थे। जब नीचे को जा रहा होता था तो वी को प्लस में लेते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस में लेंगे। नीचे आने के टाइम पे भी जी को निगेटिव लेना है। श्रेयस क्या बात कर रहा है यार, सब स्कूल में ऐसे ही पढ़ाते हैं, जी प्लस लेते हैं इस सिचुएशन में। क्या बोलते हो बाकी बच्चों, तुम लोग बताओ, ये स्कूल में क्या लेके पढ़ा था, इस नीचे आने के टाइम जी प्लस में ही लेके क्या किए होगे। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि गलत है, वो भी सही है। साइन कन्वेंशन देखो हमें अपने यूज के हिसाब से, अपने समझने के लिए होता है। हम लोग फिक्स क्यों कर रहे हैं, जब एक ही प्रॉब्लम में ना, कई बार क्या होगा, आपको एक ही प्रॉब्लम करना रहेगा जिसमें पार्टिकल ऊपर जाएगा और फिर लौट के नीचे आएगा। अब अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी दोनों को हम एक साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें साइन कन्वेंशन फिक्स रखना पड़ेगा। अगर आप बार बार जी का साइन चेंज करोगे तो आधी जर्नी ऊपर जाने के टाइम पे जी निगेटिव दिखेगा, नीचे आने के टाइम जी पॉजिटिव दिखेगा, तो आप एक साथ पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, फिर वो आपको लेंदी जाएगा। अगर आप ऐसे लेके सोचोगे तो एक साथ आपको जल्दी सॉल्व करते बनेगा। हमेशा हम जी को निगेटिव में लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा, जब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मोशन कंबाइन सॉल्व करना है एक ही साथ, तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं। पहले वो एजम्पशन ले लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो एक तो हमारा ये एजम्पशन रहता है कि पार्टिकल पे केवल, नहीं वी की बात नहीं कर रहा हूं प्रणव, वी की बात नहीं कर रहा हूं। वी तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, किधर जा रहा है पार्टिकल, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता है ना, बट जी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, जी हमेशा डाउनवर्ड होगा, तो जी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है प्रणव, तो देखो यहाँ पे हम कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं। जैसे पहला एजम्पशन हमारा क्या होगा कि जब भी हम कोई चीज को मोशन अंडर ग्रेविटी करा रहे हैं, मतलब अंडर ग्रेविटी फेंका हुआ है, तो उस पे ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे एक्चुअल में देखा जाए तो एयर रेसिस्टेंस वगैरह भी लगता है, बट हम यही मान के चलेंगे एजम्पशन लेके कि एयर रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है। हाँ वैसे ही कुछ वैक्यूम टाइप मान के चलेंगे, इज नेग्लिजिबल। दूसरा एजम्पशन हम ये मान के चलेंगे कि पत्थर जो फेंकने वाला बंदा है, मतलब हमने कोई बंदे से फेंकवा रहे हैं पत्थर, बॉल फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, कोई बुलेट फायर नहीं कर रहे हैं। बुलेट फायर करोगे तो वो बहुत हाइट तक जा सकती है, पत्थर फेंक रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, तो वो ज्यादा हाइट तक नहीं जाएगी। ज्यादा हाइट तक नहीं जाएगी मतलब जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी।
हम ये मान के चल रहे हैं जी की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब जो हाइट रहेगी पत्थर की वो हमेशा आर से बहुत कम रहेगी। ये सब एजम्पशन है ना, हम ऐसे ही मान के सॉल्व करेंगे। ना, ये दो एजम्पशन हम यूज करेंगे यहाँ पे ना, ये सब नोट कर लो। हाँ आर्यन, हम यही मान के चलेंगे कि एयर का रेसिस्टेंस नहीं है हमेशा, बस ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है। तुम लोग लिख रहे हो या सीधे स्क्रीन प्रिंट मार कर देते हो? ओके ओके, ठीक है। तो अब देखो हम लोग यहाँ पर कुछ सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम करेंगे और इनके जो रिजल्ट आएंगे वो याद रखेंगे ना। ये जो मैं अभी प्रॉब्लम करा रहा हूँ ये एक्चुअल में अपने रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने हैं, बट प्रॉब्लम के फॉर्म में हम लोग करेंगे। तो सपोज हमने एक पार्टिकल को ऊपर को फेंका विद स्पीड यू, तो अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा और उसी लाइन से नीचे आएगा, बट समझने के लिए हम लोग इसको अलग लाइन पे दिखाते हैं कि अब ये वापस आ रहा है। ये ऐसे फिर वापस आ जाएगा। मान लो जहां से फेंका वो ए है, हाईएस्ट पॉइंट बी है, और जहां वापस आया वो सी है। एक्चुअल में सी और ए एक ही पॉइंट है ना, समझने के लिए बस हमने अलग अलग दिखाया है। सी एंड ए आर सेम पॉइंट। तो हमें अब बताना है ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, यू और जी के टर्म में सिंबल में आंसर बताना है ना। बी से सी का टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ असेंडिंग बताना है, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, और ये टोटल पूरा टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे ना। असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम को हम बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया, ये सब चीजें हमें बतानी है। हाँ सबने कर लिया। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे मैं कहीं पे भी जी लिखूंगा, जी के टर्म में बताऊंगा, तो जी का मतलब केवल मैग्नीट्यूड होगा ना। उसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो साइन वगैरह लिख दूंगा। कहीं पे भी रिजल्ट आएगा जी लिखा है तो जी का मतलब केवल मैग्नीट्यूड होगा। हाँ तो सबने कर लिया, चलो हम लोग कर लेते हैं। ये जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ये आपको याद रखना है ना। अब जैसे टाइम ऑफ असेंडिंग निकालना है तो मतलब हमें ए से बी तक की जर्नी देखनी है। अगर हमें ए से बी तक की जर्नी देखनी है तो इनिशियल स्पीड कितना लूंगा, यू स्पीड से फेंका गया ना। यहाँ पे मैं ये यू का मतलब है कि इनिशियल स्पीड देख रहा हूँ, और स्पीड को कितना बोला गया, यू से फेंका गया तो यू लिख दिया। एक्सेलरेशन कितना बोलूंगा, माइनस जी। जी देखो केवल मैग्नीट्यूड है ना, उसके आगे जो भी साइन है वो लगा दूंगा।
कहीं पे भी g दिखेगा हमें फॉर्मूले में मतलब मैग्नीट्यूड है। और फाइनल वेलोसिटी a से b तक देखूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी दिखेगी मुझे, 0 ना। इस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, 0। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो फिर वो और ऊपर जाएगा ना, जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक वो ऊपर जाता रहेगा। तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे v 0। अब हम ये v इक्वल टू u प्लस 80 में डाल देंगे, 0 u माइनस जी इंटू टी, तो t इक्वल टू हो जाएगा u बाय जी। ये ऊपर जाने का टाइम है। अब जितना ऊपर जाने में टाइम लगा है सेम टाइम नीचे आने में लगेगा। तो अगर हम b से c तक का टाइम निकालेंगे तो वो भी वही आएगा। टाइम जो निगेटिव नहीं होता ना, वो प्लस में आएगा, u बाई जी आएगा। और पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब a से b और b से c, ये पूरा टाइम जो होगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, ये हो जाएगा 2u बाय। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। आप डायरेक्ट देखो कैसे निकाल सकते थे, अगर A टू C का जर्नी एक साथ देखो, जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी C पॉइंट पर, जब वापस C पे आ रहा होगा तो वेलोसिटी बताओ कितनी हो चुकी होगी। जस्ट टकराने के पहले ना, टकराने के पहले की बात हो रही है। एक बार कोलिजन हो गया वो अलग टॉपिक है, इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे कोलिजन टॉपिक। हम लोग बस टकराने के पहले की बात कर रहे हैं। अगर u स्पीड से फेंका है तो जब वापस आएगा तो स्पीड कितनी हो चुकी होगी, u हो चुकी होगी ना। जितनी स्पीड से ऊपर गया हुआ है वही सेम स्पीड से नीचे आ रहा होगा। फिर u अगर शुरू में था तो लास्ट पॉइंट पे जब आएगा तो फिर से u हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ये जो हमने टाइम निकाला, ये टाइम हम डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते थे, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ उज्जवल बोलो क्या डाउट है। हम देखो थर्ड पार्ट को डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते थे a से c तक के लिए। a से c तक के लिए अगर हम देखेंगे तो इनिशियल स्पीड कितनी बोलेंगे, अगर हम एक साथ a से c तक की जर्नी देख रहे हैं तो इनिशियल स्पीड कितनी है, u है और ऊपर को है ना, c पे वो नीचे को u हो जाएगा डाउनवर्ड। तो फाइनल स्पीड क्या बोलोगे, माइनस u, और इनिशियल स्पीड प्लस u। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इनिशियल स्पीड हमारा प्लस u है और फाइनल स्पीड है माइनस जी, सॉरी माइनस u, नीचे को u हो गया है ना। और एक्सीलरेशन तो हमेशा नीचे को ही है तो माइनस जी। अब हम v इक्वल टू यू प्लस 80 में रख देंगे। ध्यान रखो a टू c तक की जर्नी देख रहे हैं ना, तो फाइनल ये हो जाएगा माइनस यू इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी। तो इससे आ जाएगा जी टी इक्वल टू 2u। तो ये जो t आया ये कौन सा टाइम आया, a से c तक का आया ना। a से c तक के टाइम को क्या बोलोगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। a से c मतलब पूरा ये जर्नी a टू b फिर b टू c, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे आपको एक बार में मिल जाएगा। अब देख रहे हो ना यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जर्नी एक बार में सॉल्व हो गई, अगर हम ऐसे साइन कन्वेंशन चेंज नहीं करेंगे तो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो अभी देखो ये और पढ़ना है, मैक्सिमम हाइट इसमें निकालनी है। मैक्सिमम हाइट और निकाल देता हूँ, फिर बाकी पार्ट अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। अब देखो मैक्सिमम हाइट के लिए हम a से b तक का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वही मैक्सिमम हाइट होगी ना। a से b तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसको ही हम लोग h मैक्स बोलेंगे। और ये h मैक्स हाँ u स्क्वायर बाई 2g होगा। और इसकी वैल्यू हम देखो कैसे निकालेंगे, a से b तक की जर्नी देखेंगे, a से b तक की जर्नी, तो इनिशियल स्पीड प्लस u और फाइनल स्पीड 0, एक्सीलरेशन माइनस g और डिस्प्लेसमेंट h मैक्स।
तो ये सारी वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे। ए से बी तक की जर्नी में इनिशियल स्पीड बोलेंगे प्लस यू, फाइनल स्पीड 0, एक्सेलरेशन माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ऊपर को हुआ है ना, तो प्लस एच मैक्स। अब ये सारी वैल्यू डाल देंगे। v स्क्वायर इक्वल टू थर्ड इक्वेशन में डाल दे रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता है ना, टाइम नहीं पता है। टाइम भी वैसे पता है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। तो यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई 2g। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना, एच मैक्स का फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला दोनों याद रखना है कि अगर हम कोई भी पार्टिकल को u स्पीड से फेंकते हैं तो जहां से फेंका है वहां से वो और कितना ऊपर जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, और कितनी देर बाद वापस लौट आएगा 2u बाई जी। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसमें u और g केवल मैग्नीट्यूड है ना, साइन सब यूज हो चुका है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, नोट्स डाल दूंगा, ग्रुप पे नोट्स डाल दूंगा। रिकॉर्डिंग ग्रुप पे नहीं डालूंगा क्योंकि फिर सब बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते ना। जिनका कुछ प्रॉब्लम होगा वो मुझे मैसेज करना, उनको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। रिकॉर्डिंग ग्रुप पे नहीं पड़ेगी ना, नहीं तो फिर बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते। जिनको प्रॉब्लम होगी उनको बस दे दूंगा रिकॉर्डिंग। अब एक्स्ट्रा क्लास, अभी क्लास के ये बंद करने के बाद मैं दूसरा एक नया मीटिंग सेट करता हूँ और उसका आईडी पासवर्ड फिर तुम लोग को भेजता हूँ ना, तो अभी तुरंत ज्वाइन करो ना। ठीक है, चलो बाय बाय, बंद कर रहा हूँ।